हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति त्यागी एंड यू आर वाचिंग टेक्निक। अगर आप डी ट्रिपल एस बी के किसी भी टीजीटी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको 10 मिनट निकालकर ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, आपको कितनी हेल्पफुल रहती है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि मैंने इस पे पूरी कोशिश की है कि एग्जाम पैटर्न से लेके जो भी मेरी बुक्स रही, जो मैंने बुक्स या जो मैंने अदर रिसोर्सेज यूज करे या मेरा क्या टाइम टेबल रहा, ठीक है, मैंने किस तरीके से डी ट्रिपल एस बी को क्रैक किया, उसको मैंने स्ट्रेटेजी को आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। ठीक है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट टीजीटी सोशल साइंस था तो मैंने फोकस उसी पे किया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, पैटर्न की बात करते हैं। अगर हम सबसे पहले पैटर्न पर आए तो टीजीटी एग्जाम में यहाँ पर क्या होता है कि पेपर 1 और पेपर 2 में ये डिवाइडेड होता है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइडेड है, दैट डजंट मींस कि आपको कोई अलग-अलग दिन पे पेपर होंगे या आपको बीच में कोई टाइम दिया जाएगा, एक साथ ही आएगा पेपर, एक साथ आएगा। ये जो पेपर 1 है, ये इसमें 5 सब्जेक्ट होंगे ऑलरेडी पेपर 1 के अंदर। ठीक है, ये क्या है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, हमारी रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। इस तरीके से 20-20-20-20 यानी 100 क्वेश्चन हमारे पेपर 1 में होंगे। फिर इसी तरीके से जो पेपर 2 होगा वो सब्जेक्ट कंसर्न होगा और उसमें 20 नंबर की पेडागोजी भी होगी, मतलब 80 और 20 इस तरीके से 100 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। टोटल हो गए 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन 200 नंबर, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स, मतलब सीधा सीधा ये है, अगर आप एक क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, 4 क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आप 0 पे आ जाओगे। ठीक है, इस तरीके से यानी इक्वल पे आ जाओगे। अब इसमें क्या है, जो मैं कहूं अगर एक मूल मंत्रा है वो है मॉक टेस्ट। अब वो मॉक टेस्ट क्यों है मूल मंत्रा, वो इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ आप देख रहे हो 2 घंटे हैं, यानी एक आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। 200 क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ 120 मिनट मिल रही है। आप डिवाइड करके देखोगे एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 36 सेकंड्स आएंगे। 36 सेकंड का मतलब आप समझते हो कि अगर आपने कितनी भी अच्छी आपकी तैयारी है पेपर 1 की, कितना भी आपकी सब्जेक्ट पे कमांड है, अगर आपने पहले से मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आएगा। ये मैं आपको श्योरली बोल रही हूँ, आप नहीं मैनेज कर पाओगे। क्योंकि अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, अगर हम बात करें हिंदी की, या फिर कुछ कुछ इजी इजी से मतलब जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उनकी, तो माइट भी कि आप 30 सेकंड्स में वो अटेम्प्ट कर लो। लेकिन जैसे अगर रीजनिंग है, मैथ्स है, ये सब आप नहीं कर पाओगे 36 सेकंड में, अगर आपने पहले से बहुत सारे मॉक टेस्ट नहीं दिए हुए, आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देने ही देने मूल मंत्रा है। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी है जो यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी में होती है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। और जैसे कि आप अगर यहाँ पर जनरल अवेयरनेस अटेम्प्ट कर रहे हो तो 20 नंबर का जो एक पूरा पार्ट ओपन होगा। ठीक है, अब अगर आपने सोचा कि नहीं ये 2 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं, अब मैं पहले क्या करता हूँ, एबिलिटी पे चल लेता हूँ, वहां अटेम्प्ट कर लेता हूँ, ये 2 क्वेश्चन मैं आके कर लूंगा, तो नहीं, ये नहीं हो पाएगा। इसमें क्या है, अगर आप ये वाला पार्ट कर रहे हो, जब आप ये वाला पार्ट क्लोज कर दोगे, आप इस पे आ जाओगे तो आप वापस से इस पे नहीं जा सकते। तो यहाँ पर यानी ये बहुत चीजें हैं, वो आप अगर मॉक टेस्ट देते रहोगे ना तो आप मैनेज करना सीख जाओगे। ठीक है, तो ये चीज हुई हमारी, ये आपको समझ में आ गया जो पैटर्न है। अब हम बात करते हैं एक एक सब्जेक्ट की कि तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, जर्नल अवेयरनेस की अगर हम बात करते हैं, जर्नल अवेयरनेस में आपको टॉपिक्स तो बहुत कम दिख रहे होंगे, लेकिन बिलीव मी ये बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। फिर भी मैं कहूंगी टीजीटी सोशल साइंस वालों को थोड़ी सी प्रिविलेज ये होती है कि आपके 5 टॉपिक ऐसे कवर हो जाते हैं, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो आप सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये आपको प्रिविलेज हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें करंट इवेंट्स और एवरीडे मैटर ऑब्जर्वेशन की, तो ये बहुत वास्ट है। ठीक है, बहुत वास्ट है। इसीलिए मैं ये बोलूंगी कि अगर आप यहाँ पर 12 नंबर तक भी स्कोर कर रहे हो ना, 12-13 अगर आप स्कोर कर रहे हो, आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, अंडर एस्टिमेट मत करो अपने आपको। 12-13 अगर इसमें स्कोर कर रहे हो आप 20 में से, तो बहुत अच्छा कर रहे हो नेगेटिव मार्किंग हटा के, है ना। यानी अगर आपके 14 तक आ रहे हैं, आपने कुछ गलत करे हैं और आप फाइनली 12-13 में स्कोर कर रहे हो, तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो। क्योंकि अगर देखो आप इस पर आपको लगेगा 12-13 स्कोर करना बड़ी बात नहीं है, बट बिलीव मी 12-13 स्कोर करना यहाँ पर बड़ी बात है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से, आप जब कम से कम 45 मिनट्स डेली इसके ऊपर ध्यान दोगे अभी से, तब जाके आप ये 12-13 स्कोर कर पाओगे। अदरवाइज यहाँ पे आप 6-7 पे ही अटक जाओगे। तो आपको 45 मिनट्स तो कम से कम इसको देनी है डेली। ठीक है, क्योंकि ये एवरीडे मैटर ऑब्जर्वेशन कहूं तो ये तो देखो बहुत बड़ा है, इसमें तो आप क्या ही पढ़ पाओगे। जैसे मैं 2017 का एक क्वेश्चन उठा के देख रही थी, तो वो क्वेश्चन था पता है क्या, कि डबल टोन दूध में कितना क्या होता है, फैट होता है। और जो ऑप्शंस थे ना वो बहुत नियर अबाउट में थे। तो इसलिए एवरीडे मैटर ऑब्जर्वेशन तो बहुत वास्ट है। करंट इवेंट्स के लिए अगर मैं कहूं तो जैसे मैंने करंट इवेंट्स, स्पोर्ट्स, इन सब के लिए क्या किया था, मैंने प्रतियोगिता दर्पण पढ़ी थी। अब प्रतियोगिता दर्पण आपको क्या करना है, ये आपको अभी जैसे मैं हम मान के चल रहे हैं अक्टूबर तक पेपर होगा, तो ये प्रतियोगिता दर्पण आपको अभी ले लेनी है और कम से कम 1-2 महीने बैक की लो, मतलब आप जून की ले लो। ठीक है, आप जून से ले लो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगर आप पेपर अक्टूबर में हो रहा है। ठीक है, 4 महीने की मोर देन एनफ है। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको हाइलाइटर लेके अभी से जो जो भी आपको एग्जाम के हिसाब से लगता है ना, जैसे कुछ अवार्ड्स हैं, ठीक है, या फिर जैसे स्पोर्ट्स की कुछ वो है, वो आपको अंडरलाइन करते, मतलब हाइलाइटर से हाईलाइट करना है। क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अब अभी अगर आप 30-40 मिनट निकाल के उनको पढ़ रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो, आपने खुद से करिए, तो जब एग्जाम टाइम आएगा ना, तो आपको फिर यूट्यूब पे जाके कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, एंड बिलीव मी ये सब कुछ कवर कर लेगा। ठीक है, तो ये फिर आपका एक तरीके से जनरल अवेयरनेस के लिए कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड आता है, करंट इवेंट से आता है, तो ये आपका पहले से क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये किया था। और बाकी हमारा ये 5 हमारे सब्जेक्ट से ही हो गए हैं। ठीक है, इसमें हाँ मैं ये कहूंगी कि हमारे सब्जेक्ट में और इसमें थोड़ा सा ये चीज हो सकती है, एक चीज के जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में अगर आप लकी हो, अगर आप यहाँ पर हिस्ट्री में जीके में कुछ मॉडर्न हिस्ट्री से आ गया, बट अगर जैसे कुछ कुछ कभी कभी क्या होता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनको भी कवर करते हैं, तो वो हम अपने सब्जेक्ट में नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो फिर आप क्या करना, थोड़ा सा यानी कि एंशियंट हिस्ट्री में से भी थोड़ा सा ये वाला पार्ट पढ़ के जाना, जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ अशोका वाला टॉपिक हो गया। ठीक है, या फिर जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कुछ कुछ इस तरीके के टॉपिक। अब नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूट्यूब पर बहुत वीडियोस पड़ी हैं, कोई एक अच्छी सी वीडियो उठा के आप उन नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को एक बार पढ़ लेना और एक बार अपने रजिस्टर में ना थोड़ा सा नोट्स टाइप लिख लेना पहले से। ठीक है, तो ये आपका जनरल अवेयरनेस कवर हो जाएगा, आपके इसमें फिर 12-13 नंबर आराम से आ जाएंगे। ठीक है,
बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की। रीजनिंग के लिए मैंने क्या किया था, रीजनिंग के लिए सबसे पहली चीज तो ये, आपको ये जो भी टॉपिक दिखाई दे रहा है बस इनसे ही आप चिपक जाना, मतलब और बहुत कुछ एक्स्ट्रा में नहीं करना है, क्योंकि देखो DSSB में खुद का सिलेबस बहुत है, ठीक है। तो आप सोचोगे ना मैं इसके अलावा भी कुछ कर लूं, तो कहीं ना कहीं फिर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे वो जो कि सिलेबस में दिया हुआ है, तो उसी के साथ आप मतलब स्ट्रिक्ट रहो, तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर होगा। मैंने इसके लिए RS जो अग्रवाल है उसको प्रेफर किया था, और मेरे पास थी भी पहले से, मैं ये भी बोलूंगी, तो मैं इसी के साथ गई। मुझे बुक इसलिए भी अच्छी लगी, एक तरीके से रीजनिंग का पापा है, इसमें सब कुछ है, इसमें इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें इतने प्रैक्टिस सेट्स हैं, तो मेरे सारे टॉपिक इसी से कवर हुए थे, ठीक है। जैसे कि इसमें आपको क्या करना है, आपने मान लिया प्रॉब्लम सॉल्विंग ही कर रहे हो, या फिर आप ये कर रहे हो रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन कर रहे हो, तो फिर एक बार तो आप वो क्वेश्चन तो करोगे जो प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं इसमें, और फिर आप प्रैक्टिस सेट्स भी कर लोगे, उसमें खूब प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको कुछ अलग से भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको फिर बाद में यूट्यूब वीडियो या कुछ पे जाना पड़े। हो सकता है हाँ आपको कोई टॉपिक ना समझ में आए तो आप थोड़ा किसी यूट्यूब वीडियो की हेल्प ले लो, ठीक है। तो ये ऐसे किया था। उसके बाद अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स देखो मेरा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसमें क्या किया था, हाँ मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगी आपसे कि देखो मैथ्स और रीजनिंग इसमें क्या होता है, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के ऑब्जर्व किया है, या तो आपका मैथ्स वाला पार्ट टफ आएगा, या तो फिर आपका रीजनिंग वाला पार्ट टफ आएगा, यानी एक टफ आएगा और एक फिर थोड़ा सा इजी होगा, ठीक है। तो इसमें ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है अपने स्ट्रॉन्ग वाले जो आपको एक जरूर स्ट्रॉन्ग लेके चलना है, मतलब या तो आपको रीजनिंग अपनी स्ट्रॉन्ग लेके चलनी है, क्योंकि आप जो भी स्ट्रॉन्ग लेके चलोगे ना, आपको उसमें टारगेट करना है कम से कम 18 नंबर, 20 में से 18 नंबर या तो आपको मैथ्स में टारगेट करने हैं, या तो आपको रीजनिंग में टारगेट करने हैं, ये करने ही करने हैं, ठीक है। क्योंकि फिर अगर आप रीजनिंग में, जैसे मैंने रीजनिंग में टारगेट किया था और मैं वहां पे अच्छे से 18 नंबर तक ला रही थी, क्योंकि अगर आप इनमें से एक में भी 18 नहीं ला पाओगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि फिर पेपर 2 पे बर्डन बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो भी अच्छा है, अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो आप फिर मैथ्स में टारगेट करो, आप काफी जो है प्रैक्टिस सेट्स करो, ठीक है। एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है। जैसे मैंने मैथ्स में ये किया था, क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब कंपेरेटिवली अगर मैं कहूँ तो रीजनिंग में मुझे ज्यादा मजा आता था, इसलिए मैथ्स में मैंने क्या किया था, मैथ्स में मैं फिर सारे टॉपिक तैयार करके नहीं गई थी, क्योंकि मुझे देखो एक चीज जो मैंने वो किया है वो ये भी है कि आप पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, अगर 20 नंबर मैं रीजनिंग के कहूँ और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 जो है मैथ्स के, नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको ना थोड़ा ये वाला गेम खेलना ही पड़ेगा कि आप किस में बेटर जा रहे हो, वहां पूरे के पूरे 20 करो, और बाकी जो दूसरा है, यानी कि या तो मैथ्स है या रीजनिंग है, उसमें आप कुछ पे वो करो टारगेट, जिनको आपको लग रहा है श्योरली ये बिल्कुल ठीक जाने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या किया था, मैंने मैथ्स में सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। तो इस तरीके से रीजनिंग में मैंने पूरे 20 के 20 किए थे, और वहां पे 18 तक मेरा टारगेट था कि लेकर आने। तो इसलिए मैं मैथ्स में तैयारी भी उस हिसाब से करके गई थी कि मैं, क्योंकि बहुत खेल है टाइम का। अगर आप ये मान के चलोगे ना, आपने अपने सेंटीमेंट्स जोड़ लिए, नहीं मैं यहाँ पे 20 के 20 मैथ्स के भी अटेम्प्ट करूंगा, 20 के 20 रीजनिंग के भी अटेम्प्ट करूंगा, तो बिलीव मी फिर आप अपने सब्जेक्ट पर नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे उतने। आपको ना बहुत माइंड गेम खेलना है यहाँ पे। तो अब अगर आप रीजनिंग में 18 नंबर लेके आ रहे हो, आप यहाँ 10 तक भी लेकर आ रहे हो तो बहुत है, या फिर आप मैथ्स में 18 लेके आ रहे हो, रीजनिंग में 10 तक लेके आ रहे हो, बहुत है, ठीक है। मैंने मैथ्स के लिए देखो सिर्फ यूट्यूब कुछ वीडियोस देखी थी, और मैंने मैथ्स के लिए 6 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी बुक्स भी देख ली थी। जैसे उसमें से मैंने ये क्या करा था, टॉपिक उठा लिए थे। जैसे मैंने यहाँ पे टाइम और वर्क का उठा लिया, इस तरीके से टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, तो मैंने ऐसे किया था, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मुझे उतना मैं यहाँ पे टाइम नहीं दे रही थी बहुत ज्यादा, तो मैं ऐसे कर रही थी कि 6, 7, 8 की कभी कभी एनसीईआरटी उठा ली, कुछ टॉपिक वहां से देखा, कुछ यूट्यूब से देखा। तो मैं इसमें, मुझे बुक की बहुत ज्यादा कोई नॉलेज नहीं है, तो वो आपको जो भी लगे वो आप देख लेना, कहीं और से आपको पता चले वो आप देख लेना। मैंने ये करा था 6, 7, 8 की एनसीईआरटी से देखा था, और यूट्यूब वीडियो से। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में देखो आपको क्या करना है, इंग्लिश में भी आपको ना डेली, मतलब डेली नहीं, ऑल्टरनेटिव डेज पे आपको 1-1 घंटा देना है। जैसे आपने एक दिन इंग्लिश को 1 घंटा दे दिया, फिर आपने अगले दिन हिंदी को 1 घंटा दे दिया, ठीक है। आपको ऐसे करना है। आपको जैसे इसमें क्या है, इडियम्स वगैरह, क्योंकि इडियम्स वगैरह ना एकदम से नहीं याद होने वाली है। इसमें क्या है, अगर आप पहले से पढ़ रहे हो ना, 1-1 घंटा दे रहे हो, आपने रोज का 10-10 इडियम्स कर ली, तो फिर आपको बाद में याद हो जाएंगी। मैंने इस वाली बुक को फोकस किया था, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, इसमें प्रैक्टिस के लिए भी हैं, और इसमें बिल्कुल एग्जाम जो पैटर्न कहेंगे ना उस टाइप के ही बिल्कुल क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चीजें जल्दी हो गई थी, मतलब कम टाइम में काफी कुछ इसमें मेरा कवर हो गया था। तो मैंने इस बुक को फोकस किया था, क्योंकि इसमें सभी कुछ सारे टॉपिक भी कवर हो रहे थे, ठीक है। बात करें हिंदी की, तो हिंदी में मैं कहूंगी ये बुक मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ। और बल्कि इसमें भी ये नहीं है कि आप पूरी बुक देख के सोचो आपको पूरी बुक पढ़नी है, आपको सिर्फ अपने ना टॉपिक अपना जो भी है वो टिक करने हैं। स्टार्टिंग में जब आप बुक खरीदो तभी अपना इंडेक्स पे जाओ, अपने टॉपिक कवर करो, और फिर आप वो टॉपिक ऐसे ऑल्टरनेटिव डेज पे आप ऐसे एक दिन हिंदी एक दिन इंग्लिश रख लो, और 1-1 घंटा पढ़ो, ठीक है। क्योंकि जैसे मुहावरे हैं, ठीक है, इसमें मुहावरे तो फिर भी पता है एक 2 दिन में हो जाते हैं, लेकिन पर्यायवाची की बात करूँ ना, तो पर्यायवाची आप पहले से पढ़ोगे तो बिलीव मी वो फिर आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि पर्यायवाची में ना आपको वहां पर टाइम लगेगा। विलोम शब्द या विराम ये आते हैं मुहावरे, तो वो आप एक बार को देखते ही कर देते हो, लेकिन पर्यायवाची में ना बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो पहले से टाइम दोगे तो ये फ्री के नंबर आ जाएंगे फिर आपके। संधि है, संधि को थोड़ा सा डिटेल में समझोगे, बहुत अच्छे से दी हुई है इसमें संधि। मैं कहूँ तो मेरी हिंदी पहले स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन मैंने इस बुक से पढ़ी, और मेरे हमेशा मैं देखूँ मॉक टेस्ट में या फिर वहां पर भी मेरे 18 नंबर आए थे सिर्फ इस बुक से पढ़ के, ठीक है। तो मुझे ये मोर देन एनफ लगी बुक, और इसमें काफी कुछ है, ठीक है। हिंदी की बात करें, अब हिंदी के बाद हमारा ये जो है
जो हमारा मतलब पेपर 1 है वो हो जाता है कवर। अब हम आ जाते हैं पेपर 2 पे। अब अगर देखो पेपर 1 में मैं बात करूँ टोटल अगर हम करें, हमने 12 नंबर जीएस में कर लिए, ठीक है। अगर हमने 18 नंबर किसमें कर लिए, रीजनिंग में कर लिए, हमारे 30 हो गए। 10 नंबर अगर हमने मैथ्स में कर लिए तो हमारे 40 हो गए, ठीक है। अगर हमने 12 नंबर इंग्लिश में कर लिए तो हमारे 52 हो गए, और अगर हमने हिंदी में 18 नंबर कर लिए हमारे 70 हो गए। 70 नंबर अगर आप पेपर 1 में ला रहे हो, आप बहुत टॉपर, बहुत बढ़िया स्कोर है, ठीक है, मतलब अच्छा है। लेकिन हाँ 70 तो आपको लाने हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये स्ट्रेटजी रही आपकी पेपर 1 की। अब पेपर 2 पे आए, पेपर 2 में कुछ नहीं करना है, पेपर 2 में सिर्फ एनसीईआरटी खरीद के लाओ। एनसीईआरटी में क्या करो, देखो जैसे सबसे पहले हम ज्योग्राफी पे आते हैं। ज्योग्राफी में आपको 6th और 7th की जो एनसीईआरटी है वो पढ़नी है। कुछ लोग कहेंगे नहीं 6th 7th की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है पढ़ो। वहां से दो चीज होती है, एक तो आपकी ना थोड़ा बेस क्लियर होता है। आप शुरू में ही देखो, अगर आपने 7th की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी और आप 11th की उठा रहे हो तो कहीं ना कहीं हम चीजें थोड़ी थोड़ी भूल गए ना, तो पहले आप रिकॉल तो करो, अपने आप को पुश तो करो। 6th 7th की एनसीईआरटी पढ़ने से बेस स्ट्रॉन्ग होता है आपका, और बेस स्ट्रॉन्ग होने से जब आप 11th की पढ़ते हो ना तो आप एकदम से ये नहीं है कि आप जो है बड़े टॉपिक्स पे पहुंच गए, आपने पहले उसका बेस क्लियर कर लिया तो आपको ईजी रहेगा। तो 6th 7th की एनसीईआरटी करो। 6th 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में करने के बाद फिर 9th 10th की बहुत अच्छे से करो, ठीक है। 9th 10th की बहुत अच्छे से करो, और उसके बाद 11th की एनसीईआरटी भी आपको नहीं छोड़नी है। 11th में 2 है एनसीईआरटी, वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है इन एनी केस, ठीक है। तो ये आपको बहुत होंगी, आपकी होगी 6th की एनसीईआरटी, 7th की एनसीईआरटी, 9th 10th की और 2 11th की, बहुत है। क्योंकि 12th वाली में से ना इतना कुछ नहीं आता है, ठीक है। हाँ अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप 12th वाली भी देख सकते हो, और उनको करने में आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मतलब आप मान के चलो अगर आप 12th वाली एनसीईआरटी देख रहे हो ना, तो आप एक पार्ट 2-3 दिन में कर दोगे आराम से, दूसरा पार्ट भी आप 2-3 दिन में कर दोगे, मतलब हार्डली आप 5-6 दिन में दोनों एनसीईआरटी कर दोगे 12th वाली। तो अगर आपके पास टाइम बच रहा है बाद में तो आप ले लो, अदरवाइज आप इतना भी कर रहे हो तो बहुत है। हिस्ट्री में मैं बात करूं तो देखो, हिस्ट्री में आपको 6th 7th की हिस्ट्री करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री नहीं आ रही है वहां से, 6th 7th की हिस्ट्री आपको नहीं करनी है। जैसे मैंने बोला, हाँ जीएस के लिए आप थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ टॉपिक कर सकते हो। वो कुछ कुछ टॉपिक तो अपना ल्यूसेंट से भी कर लोगे ना, वो वाले हिस्ट्री के कुछ कुछ टॉपिक जाके, तो वो बहुत है। हिस्ट्री की आपको 6th 7th की एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सीधा 8th की हिस्ट्री से स्टार्ट करो। और 8th की हिस्ट्री भी कुछ लोग बोलेंगे नहीं करनी है, लेकिन बिलीव मी 8th की हिस्ट्री से आता है, ठीक है। 8th की हिस्ट्री से 1857 रेवोल्यूशन जो है हमारा वो आता है, ठीक है। और उससे पहले की भी कभी कभी कुछ कुछ चीजें आ जाती हैं जो उससे पहले, जैसे स्थायी संधि, ये स्थायी बंदोबस्त वगैरह और ये सब, या मतलब वहां से कुछ कुछ कभी कभी जैसे कौन सा जैसे ये झांसी सतारा ये कब कैप्चर हुए, तो ऐसे कुछ कुछ आ जाता है। आपको 8th की एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो 9th और 10th की हिस्ट्री तो आपको जैसे कहते हैं ना घोट के पीनी है। मतलब आप मान के चलो हिस्ट्री में मेन पार्ट 9th और 10th की ही हिस्ट्री से आ रहा है, और 9th 10th की हिस्ट्री में से भी फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, ये बिल्कुल बिल्कुल ना इनको ऐसे घोट के पी जाना है, इनमें से ही सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये 9th 10th की हिस्ट्री वर्ड टू वर्ड करनी है, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, ठीक है। जो जो छोटा छोटा बॉक्स में भी दिया होता है ना एनसीईआरटी में, या फिर कुछ ऐसे वो दिए हैं, जैसे अगर मैं उसकी बात करूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन की, रशियन रेवोल्यूशन की, तो ऐसे कुछ कुछ वहां पे ना ऐसे कुछ चित्र दिए हुए हैं, फिगर्स दी हुई है, वो तक भी आपको देखनी है, वहां से भी आ रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद पॉलिटी पे आते हैं, तो देखो पॉलिटी में भी ना कुछ लोग आपको हो सकता है बोले कि नहीं 6th की पॉलिटी में से कुछ नहीं आ रहा है, तो 6th की पॉलिटी में से क्या है कि यहाँ पे 6th की पॉलिटी कुछ भी नहीं है, ठीक है। 6th की पॉलिटी बहुत पतली सी बुक है आपकी, आप पढ़ोगे ना उसको तो आपकी 2 दिन में हो जाएगी, 2 दिन में, और 2 दिन में होके आपका ना थोड़ा सा आपकी समझ डेवलप होगी। जैसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वहां पे, वो मतलब आपको थोड़ा सा एक वो समझ होगी उसकी। 6th की मतलब आप जो पॉलिटी है वो पढ़ो, 7th की पॉलिटी भी आप पढ़ लो। 7th की पॉलिटी में हालांकि चूज करके मतलब आप कुछ कुछ पढ़ना है, कुछ चैप्टर आपको छोड़ देना है, जैसे मार्केट एक्टिविटी और ये सब है वो आपको छोड़ देने हैं, ठीक है। तो 6th 7th की आप पॉलिटी पढ़ो। 8th में मैं कहूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट वहां से पढ़ लो थोड़ा सा, जो 8th की पॉलिटी है उसमें कुछ कुछ जो चैप्टर्स हैं, मतलब 8th की पॉलिटी आप अच्छे से पढ़ लो वहां से। 6th 7th में तो आप एक एक दो दिन, एक दिन में भी आप 6th की पॉलिटी कर सकते हो, अगर आपने पहले कभी पढ़ी हुई है। अगर नहीं पढ़ी हुई है तो 2 दिन बहुत है, ठीक है। 9th और जो 10th की पॉलिटी है उसमें मैं फिर से वही कहूंगी, फिर से उसमें वो लाइन टू लाइन आप बिल्कुल चिपक जाओ उसमें, वर्ड टू वर्ड। 9th 10th में से बहुत अच्छा खासा आता है, लेकिन अब इसमें ना आपको थोड़ा सा और की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, 8th वाली बुक में बहुत ज्यादा आर्टिकल नहीं दिए हुए, उसमें सीधा बस ऐसे दे दिया कि 14 आर्टिकल में ये है, ठीक है। उसके बाद उसमें फर्दर डिटेल में नहीं बताया कि 15 16, मतलब 15 बताया लेकिन जैसे 17 18 ये सब नहीं बताया। तो ऐसे करके जो फंडामेंटल राइट्स है मतलब वो कंप्लीटली नहीं बताया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो या तो अब मैं लक्ष्मीकांत मैं बोलूंगी क्योंकि मेरा पॉलिटी में एक्चुअली इंटरेस्ट है, ठीक है। मेरा शुरू से है, डीएनए में है मेरे, क्योंकि मेरे घर में सब लॉयर है, तो मेरा पॉलिटी में इंटरेस्ट है। मैंने लक्ष्मीकांत खरीदी हुई थी, मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी, वो अपने मन से पढ़ी। लेकिन मैं हाँ ये कहूंगी आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना, तो फिर आप क्या करोगे, जैसे कुछ कुछ जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्मेशन की बात है, तो वो टॉपिक आप क्या कर सकते हो, अगर लक्ष्मीकांत ले रहे हो तो उससे वो 4-5 टॉपिक पढ़ लो आप निकाल के सिर्फ। अब मैं फिर से बोल रही हूँ, लक्ष्मीकांत पूरी कुछ आपको इस वजह से लेने की जरूरत नहीं है, मेरा इंटरेस्ट था। लेकिन अगर फिर आप लक्ष्मीकांत नहीं ले रहे हो, आपको कोई मन नहीं है फालतू में बुक्स इकट्ठा करने का, तो फिर आप क्या कर लो, यूट्यूब वीडियो या कुछ इस तरीके से आप जैसे फंडामेंटल राइट्स पे पूरा एक टॉपिक वहां से कर लो, कॉन्स्टिट्यूशन उस पे कर लो, क्योंकि 8th वाली हिस्ट्री में वो कंप्लीटली नहीं दिया है, वहां से पढ़ने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में आई तो देखो 9th 10th की इकोनॉमिक्स कर लेना जरूर, ठीक है। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कंज्यूमर वाले जो चैप्टर है, या फिर जैसे कहीं पॉवर्टी है, इसमें से कुछ कुछ आ जाता है, ठीक है। और क्योंकि 9th 10th की इकोनॉमिक्स में ना कुछ है भी नहीं है, 9th 10th की इकोनॉमिक्स में कुछ ज्यादा है ही नहीं है, तो वो आपको करनी है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप 11th की इकोनॉमिक्स
अब अगर पहली चीज ये कि एक तो ये डिपेंड करता है आपका बेस इकोनॉमिक्स रहा है या नहीं रहा। अगर आपका बेस इकोनॉमिक्स नहीं रहा है तो फिर मेरी मानो तो आप सिर्फ इन पे ज्यादा फोकस करो, हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, पॉलिटी पे, क्योंकि आपको 11th की इकोनॉमिक्स इतनी जल्दी से समझ नहीं आएगी। आपके पास हाँ फिर टाइम बचा है तो आप कुछ कुछ टॉपिक फिर यूट्यूब वीडियोस पे जाके जैसे थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। जैसे आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देख लिया, आपने डिमांड देख लिया, कुछ कुछ ईजी टॉपिक है। अदरवाइज आप सिर्फ 9th 10th की थोड़ा थोड़ा पढ़ के चले जाओ, जो थियोरिटिकल टाइप में आएगा वो आपको यहाँ से आ जाएगा समझ में। टीचिंग पैडागोजी की बात करें तो देखो, टीचिंग पैडागोजी में मैंने सिर्फ यूट्यूब वीडियोस से ही सुना था, ठीक है। टीचिंग पैडागोजी में मैंने ज्यादा ऐसे कोई पर्टिकुलर बुक नहीं खरीदी, मैंने सिर्फ यूट्यूब वीडियोस से ही सुन सुन के टीचिंग पैडागोजी को कवर किया था। तो ये हमारी हो गई पेपर 2 की बात, ठीक है। अब अगर इसके बाद ये सारी बुक्स मैंने ऑलरेडी आपको बताई हैं कि ये पर्टिकुलर मैंने इस सब्जेक्ट के लिए ली, एसएसटी पे मैंने पूरा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस किया है। अब ये एक चीज मैं कहूंगी कि आपको टेक्स्ट बुक का पास जरूर आप ले लो, अगर आप तैयारी मतलब सीरियस होकर कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक का पास आपको बहुत बहुत बेनिफिट करेगा, स्टार्टिंग से बेनिफिट करेगा। आप ये नहीं सोचना पहले मैं तैयारी कर लूं फिर मैं मॉक टेस्ट के लिए इसको लूंगा। 300-400 रुपए का कुछ पास होता है, ये आपको लेना ही है। ये इसलिए लेना है क्योंकि देखो जैसे आप स्टार्टिंग में कर रहे हो, अभी आप जैसे तैयारी शुरू आपने करी है, मान लिया 1-2 महीने से आप पढ़ रहे हो, और अभी तो क्या है फिर आप टॉपिक वाइज जो है टेस्ट हो, वहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट हो। फिर जब आपकी थोड़ी एक तैयारी एक लेवल की हो जाएगी ना, आपको लगेगा मेरा 80% सिलेबस कवर हो चुका है, तो फिर आप मॉक टेस्ट देने शुरू कर दो, पूरे पूरे मतलब जो आपके 2-2 घंटे वाले पेपर, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बुक का पास ले लो, क्योंकि ये मैंने बहुत बहुत यहाँ पे टाइम लगाया था। मेरा इसी तरीके का रूटीन रहता था कि मैं यहाँ पर हर एक टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस करती थी और फिर मॉक टेस्ट भी देती थी। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। इसके बाद अगर मैं कहूँ तो मेरा टाइम मैनेजमेंट ऐसा था, मैं फिर से कहूँगी देखो हर एक का टाइम मैनेजमेंट अलग होता है, हर एक का, क्योंकि घर का जो है सिनेरियो अलग होता है, या वीकनेस स्ट्रेंथ आपकी जो भी है, बट फिर भी मैं एक ऑन एन एवरेज आपको एक आइडिया दे रही हूँ। अगर आपको कुछ लगता है कि देखो 6 से 7 घंटे आपको स्टडी करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। इस 6 से 7 घंटे स्टडी को मैंने कैसे बांटा था, मैंने इस तरीके से दिया हुआ था कि जैसे हिस्ट्री अपना 2 घंटा रखी, पॉलिटी 2 घंटे, हिंदी 1 घंटे, मैथ्स 1 घंटा और जीएस। और फिर मैं ऐसे 2 दिन ये चला के फिर अगले 2 दिन मैं क्या करती थी, मतलब 2 दिन मैंने ये चलाया, फिर अगले 2 दिन मैं सब्जेक्ट चेंज कर देती थी। जैसे हिस्ट्री को यहाँ ज्योग्राफी कर दिया, पॉलिटी को इको कर दिया, हिंदी को इंग्लिश कर दिया, मैथ्स को रीजनिंग कर दिया, जीएस मैं डेली पढ़ रही थी 45 मिनट्स, क्योंकि वो वैसे भी ना मतलब कभी कभी अच्छा ही लगता है कि आप जीएस थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, क्योंकि वो एकदम से होता नहीं है। तो ये करके आपको 7-7 घंटे की 6-7 घंटे की स्टडी डेली करनी है। और 6-7 घंटे की डेली स्टडी करके मैं जैसे 2 दिन ये वाला चला के, 2 दिन फिर वही मैंने बताया आपको सब्जेक्ट चला के, तो 4 दिन मैं इस तरीके से स्टडी करके, और फिर क्या था कि मंडे टू थर्सडे मैंने ऐसे 4 दिन स्टडी करी, फ्राइडे सैटरडे मैं सिर्फ रिवीजन करती थी। रिवीजन किसकी, वो जो 4 दिन पढ़ा है, क्योंकि एक तरीके से ना ये साइंटिफिकली भी है, आपको अपने माइंड को, टाइम को, इन सबको ना साइंटिफिकली मैनेज करना है। जो आपने उन 4 दिन में पढ़ा है ना, वो आपको रिवाइज करना है। वो आप रिवाइज करोगे ना तो वो परमानेंटली फिक्स हो जाएगा। तो ये आपको क्या करना है, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन आप उसको रिवाइज करो, और प्लस टॉपिक वाइज वहाँ पे टेस्ट दो स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में आप पूरा मॉक टेस्ट तो नहीं दे पाओगे जो 2 घंटे का पेपर है। टॉपिक वाइज टेस्ट दो, जब आप एक आपका 70-80% सिलेबस कवर हो जाए तो मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। सैटरडे मतलब फ्राइडे सैटरडे बैठ के क्या करो, एक दिन, दोनों दिन आप पेपर दो, संडे को ब्रेक रखो। और ये मैं स्पेशली बोल रही हूँ, हो सकता है आपको लगे नहीं डीएसएसबी का पेपर देना है, इतना सीरियस होकर पढ़ना है, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना है, बट अभी डेट नहीं आई है। क्योंकि देखो जो मेरा मानना है, आउटपुट भी ना तभी बढ़ती है जब आप अपने आप को थोड़ा सा रिजोनेट करते हो। तो एक दिन थोड़ा सा बुक से अलग रहो, उस दिन थोड़ा स्ट्रेटेजी तैयार करो कि अब अगले हफ्ते आपका क्या चलने वाला है ना, अगले हफ्ते जो आप वीकली गोल बनाने वाले हो, उस दिन वो थोड़ा आप सेट करो, थोड़ा रिजोनेट करो, थोड़ा घूमो फिरो, थोड़ा गाने सुनो, फिल्म देखो, कुछ भी करो, एक दिन का ब्रेक लो जब तक अभी डेट नहीं आ रही है। हाँ, जब डेट आ जाए तो आप थोड़ा थोड़ा फिर इसको स्किप करना शुरू कर देना, लेकिन अभी बिल्कुल इतना भी एकदम से नहीं चिपक जाना है, क्योंकि जरूरी है, अपने आपको भी लंबी कहानी है, अक्टूबर तक चलने वाली है ना, फिर थक जाओगे उसका भी कुछ नहीं है ना, क्योंकि हमें शुरू से जो चीजें पढ़ाई जाती है ना उनका बहुत महत्व है, जैसे वो कछुए वाली स्टोरी है, तो वो चीज है, थोड़ा सा ये करना है आपको। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो क्या हमने कंक्लूजन निकाला है, वो यही है कि देखो वीकली गोल्स आपको सेट करने हैं। मैं यही करती थी, संडे के संडे बैठ के आपको ये करना है कि आपको अगले पूरे हफ्ते आप क्या करने वाले हो। आप ज्योग्राफी के कितने चैप्टर कवर कर लोगे, आपको हिस्ट्री में क्या कवर करना है, ये संडे को बैठ के बनाओ। ये नहीं कि फिर अब आपके हाथ में जो भी आ रहा है आप उठा के पढ़ रहे हो, नहीं, आपको साइंटिफिकली यूज करना है अपना टाइम, अपना माइंड। तो आपको वीकली गोल्स बनाने, ताकि आपको वीक के एंड में पता हो, जब वापस से आप संडे पे आओ आपको पता हो कि आपने कितना अचीव करा, ठीक है। रेगुलर आपको ब्रेक्स लेने ही लेने हैं, क्योंकि मैं कई बार ना बच्चों को देखती हूँ कि वो क्या करते हैं, बस पढ़े जा रहे हैं, एक सब्जेक्ट खत्म करा 2 घंटे, अगले 2 घंटे फिर दूसरा सब्जेक्ट लेके बैठ गए। बिलीव मी, आउटपुट नहीं आएगी ऐसे, आपको थोड़े छोटे ब्रेक लेने हैं। आप एक सब्जेक्ट खत्म करो 2 घंटे में, ब्रेक लो, घर में कुछ काम करो, कुछ काम नहीं है तो थोड़ा घूम लो फिर लो, ठीक है। मतलब थोड़ा सा घर में टहलो, कुछ भी करो, लेकिन शॉर्ट ब्रेक लो। मतलब आपको कोई भी एक सब्जेक्ट खत्म करने के बाद 30 मिनट का ब्रेक लो। 2 घंटे अगर आपने पढ़ाई करी है तो आप 25 से 30 मिनट का ब्रेक लो, कुछ भी खाओ पियो, घूमो, फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करो। अपने आपको मोटिवेट आपको जरूर रखना है इस पेपर में, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है वो टफ है, वो आपको भी पता है। आपको कम से कम 1000 से 1500 बच्चों को क्या करना है, हर एक बच्चे को 1000 से 1500 बच्चों से लड़ाई करनी है, ये आप मान के चलो। कंपटीशन क्योंकि बहुत टफ है, लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है, लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं सिर्फ कुछ 150-200 पोस्ट के लिए। तो इस तरीके से करके है आपको क्या करना है, आपको मोटिवेट रहना है ना, आपको मोटिवेट रहना है और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। क्योंकि देखो मेरे को नहीं पता, हर एक का अपना अपना होता है, बट मेरा मानना है आपको स्लीपिंग को डिस्टर्ब नहीं करना। मैं मानती हूँ कुछ बच्चों को रात को आउटपुट ज्यादा निकलती है कि वो रात को ज्यादा पढ़ते हैं, मैं भी बहुत बार पढ़ती थी, लेकिन रात को 1 बजे के बाद अगर आप पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपना अगला दिन ना वेस्ट कर रहे हो। तो वो थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, 1 बजे तक पढ़ना है जो पढ़ लो, 1 बजे भी मैक्सिमम है, नहीं तो अदरवाइज क्या करो कि इसमें आप
थोड़ा सा ना इस तरीके से सेट करो कि आप सुबह 6 बजे उठो ही उठो, ठीक है? कोशिश करो सुबह 6 बजे उठो और 12-1 बजे तक आप अपना पैकअप कर लो, सो जाओ, ठीक है? और थोड़ा-थोड़ा हेल्दी ईटिंग रखो। ये नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हो और उसके बीच में आप सारा जंक फूड खा रहे हो। थोड़ा-सा हेल्दी डाइटिंग रखो, ठीक है? अपने आप को जो है अपडेटेड रखो। मतलब अपडेटेड आपको रहना पड़ेगा क्योंकि ऐसा भी नहीं है ना सिर्फ आप तैयारी करे जा रहे हो, आप इतना पढ़ाई करे जा रहे हो, इतना पढ़ाई करे जा रहे हो, नहीं। थोड़ा-सा कोई यूट्यूब चैनल्स हैं या फिर कुछ भी जहाँ से अगर आपने सपोज दैट आपने कोर्स ले लिया है, क्योंकि हालाँकि मैंने कोई कोर्स नहीं लिया, मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक का पास लिया था, क्योंकि आप खुद से पढ़ाई करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, वही इसमें काम आने वाली है। बट अगर फिर भी आपने ले लिया है तो थोड़ा बहुत क्या है, सिर्फ अपडेटेड रहो, कोई 1-2 चैनल पकड़ लो। मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ाई कर नहीं रहे हो बुक से, आप दिन-रात यूट्यूब चैनल सुने जा रहे हो, आप सिर्फ क्या कर रहे हो कि जो अपने नोट्स वोट्स हैं वो आप बना नहीं रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ नहीं रहे हो, यूट्यूब चैनल से ही सारी पढ़ाई कर रहे हो, तो देखो नहीं हो पाएगा। थोड़ा-थोड़ा सा अपडेटेड रहो, कुछ-कुछ चैनल्स पे आप जाके सुन सकते हो जो भी आपको यूज़फुल लगता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा अपडेटेड रहो, टाइम टेबल से थोड़ा स्ट्रिक्ट रहो, टाइम टेबल को फॉलो करो, है ना? व्हाट्सएप और ये इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाते-चलाते नंबर नहीं आएगा, तो इनको पॉज़ कर दो। फ़ोन जब भी पढ़ो एयरप्लेन मोड पे डाल दो, ठीक है? क्योंकि ये ना हो कि आप जिस समय अपने 2 घंटे लगा के पढ़ने बैठे हो, उस समय आपको कोई फ़ोन कर रहा है, फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डाल दो, जिस 2 घंटे में आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? तभी उसको फ़ोन को ऑन करो। तो मेरा रूटीन यही रहा था। उसके बाद यही है कि अब आपका मिशन यही होना चाहिए कि लेट्स क्रैक DSSB 2024। सो गुड लक, और प्लीज़ अगर आपको जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जुड़े रहें चैनल से फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।